हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया जाता है। तो देखते हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो आरण्यक के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ के लिए, उपनिषद के लिए, वेद के लिए। तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह किसके लिए किया गया है? उपनिषदों के लिए किया गया है। अगर उपनिषदों की बात किया जाए तो उपनिषद वर्तमान समय में कितने हैं? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। कुल उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पिक्नोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो घनत्व के लिए किया जाता है, सौर विकिरण की तीव्रता के लिए किया जाता है, भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है, उच्च तापमान के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनत्व के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? घनत्व के लिए किया जाता है। अगर यह भूकंप की माप किया जाए तो भूकंप को जो है पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। तो भूकंप की माप के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। जबकि उच्च तापमान के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? उच्च तापमान के लिए पायरोमीटर का। जबकि भूकंप का पता लगाने के लिए उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनत्व। चलिए अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आनुवंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एम्स लवर के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, नीला थोथा के द्वारा, हरित कचार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिप्सम लवर के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्जलीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिप्सम के द्वारा किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। यह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो यह जिप्सम लवण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देता है। इसका कारण है विलायकीन के कारण, इमल्शन के कारण, अपोहन के कारण, स्कंदन के द्वारा। तो मामूली कट जाने पर जो है फिटकरी उसके लगा देने से वो क्या करता है? रक्त को स्राव को रोक देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंदन के द्वारा। क्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कंदन के द्वारा जो है यह रोक देता है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सबसे क्या होती है? विषैली गैस होती है।
सबसे विषैली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO होता है। यह क्या है? प्रदूषक, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। यक्षमा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तपेदिक के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्ट्रोमाइसिन के द्वारा, एस्पिरिन के द्वारा, पैरासीटामोल के द्वारा, डेंटल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बलबन के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है जो है यह दासों के रख रखाव के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने जो है यह एक अलग से विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा? दीवान ए बदगान विभाग की स्थापना की थी। कौन सी स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है या दासों के रख रखाव के लिए अलग से दीवान ए बदगाम की स्थापना की थी। तो दीवान ए बदगाम की स्थापना इसमें क्या करते थे? दासों की देख रेख के लिए रखा जाता था। तो दीवान ए बदगाम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। चाय तथा कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिणी भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। क्या कहाँ पर किया जाता है? दक्षिणी भारत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत में। ठीक है, तो दक्षिणी भारत में जो है चाय और कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती हैं? तो दक्षिणी भारत में। यहाँ लगभग चाय के उत्पादन में क्या होता है? 50% भाग जो है असम में। कहाँ पर? असम में। असम में लगभग 50% भाग जो है चाय का उत्पादन किया जाता है। जबकि दूसरे उत्पादन में क्या है? बंगाल है। जबकि दूसरा राज्य क्या है? बंगाल। पहले पे क्या है? असम है, दूसरे पे क्या है? बंगाल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत में। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। कॉफ़ी बहुत तथा चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया और फैक्टर महत्वपूर्ण है। यह सभी कथन असत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए कोई ऊंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। न यह कम पे न ये बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे की जाती है, न बहुत ही कम ऊंचाई पे की जाती है। तो अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफ़ी के लिए क्या होता है? छाया फैक्टर का महत्वपूर्ण होता है, छाया फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? तो पंजाब है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भूमध्य रेखा पर एक अंश, यहाँ एक अंश होना चाहिए, एक अंश अक्षांश की दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा पर एक अंश अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 122 किमी है, 104 किमी है, 111 किमी है, 112 किमी है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 किमी होती है। कितना होती है? 111 किमी होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 111 किमी होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। स्पीयर हैंड शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त है? गोल्फ के लिए है, तैराकी के लिए है, जूडो के लिए है, सुमो कुश्ती के लिए है। तो यह किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तैराकी के लिए है। किसके लिए है? तैराकी के लिए यह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। डागर बैंक से तात्पर्य है, डागर बैंक से तात्पर्य है जापान के तटीय क्षेत्र, पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र, हिंद महासागर के मत्स्य क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र से जो है डागर बैंक तात्पर्य किसका है? तो यह पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर इसका बात किया जाए तो यह जो है ब्रिटेन में जो है उत्तर और पश्चिम में जो है मछली का उत्पादन केंद्र है, जिसे क्या कहा जाता है? डागर बैंक कहा जाता है। यह क्या है? मछली उत्पादन केंद्र है। इसी को क्या कहा जाता है? डागर बैंक इसी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार के बजाय विधेयक बनाया गया? तो 28वें हैं, 42वें हैं, 40वें हैं, 44वें हैं। तो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संपत्ति का मूल अधिकार, कौन सा? संपत्ति का मूल अधिकार जो है वह किसके द्वारा विधेयक बनाया गया है? तो यह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह क्या किया गया है? इसको हटाया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? तो 1978 में हुआ था। इसे जो है किस अनुच्छेद से हटाया गया है? अनुच्छेद 31 से इसे हटाकर, अनुच्छेद 31 से इसे हटाकर जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया। अनुच्छेद 300 का में से रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है और इसे जो है कानूनी अधिकार के तौर पर किया गया है। तो क्या किया गया? इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। कानूनी अधिकार अर्थात 301 को क्या किया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 का में रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, पश्चिमी यूरोप है, लैटिन
अमेरिका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका जो है सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया जो है सर्वाधिक घनी वाला प्रदेश है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जो है सबसे बड़ा यह क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 जो है यह सबसे बड़ा स्रोत है। इससे लगभग भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेदों में से लगभग कितने? लगभग जो है 250 अनुच्छेद। कितने? लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं यह किससे लिए गए हैं? भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। लगभग कितने? 250 अनुच्छेद। तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? 12 भाग हैं। 12 भाग 395 अनुच्छेद हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं। कांग्रेस के दोनों गुटों गरम दल व नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ 1915 में, लखनऊ 1916 में, बम्बई 1915 में, मद्रास 1916 में। तो कांग्रेस को जो है दोनों गुटों का मिलान कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ 1916 में जो है कांग्रेस को गरम दल और नरम दल दोनों ने मिलकर काम किया। ये अलग कब हुए थे? कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के जो अलग हुए थे तो ये कहाँ हुए थे? 1907 में। कब? 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1907 सूरत अधिवेशन में ये क्या हुए थे? अलग हो गए थे। कौन अलग हुआ था? गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे? 1907 में। कौन से अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन में जो है यह जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया था। गरम दल अलग हो गए थे, नरम दल अलग हो गए। तो फिर इनका मिलान कब हुआ था? तो लखनऊ में जो है 1916 में जो है इनका मिलान हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। तो 1916 में इनको इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अगर बात की जाए तो यह कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। तो कब मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में। गरम दल और नरम दल कब मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में। तो यह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। तो यह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 में क्या है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों क्या हुए थे? एक हुए थे। ये अलग कब हुए थे? तो 1907। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन में। 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हुए थे। कब हुए थे अलग? 1907 में। 1907 सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में क्या हुए थे? अलग हो गए थे। कब हुए थे? 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। तो इनका मिलान कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लखनऊ 1916 में। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन
रद्द करने के विषय में सही है। तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1907 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा, 1909 में लॉर्ड चमफोर्ड के द्वारा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, 1913 में लॉर्ड वेवेल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है यह बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसे ख़त्म कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 में इसको जो है दिल्ली दरबार में इसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया? तो 26 जून 1754 में, 28 जून 1759 में, 25 जून 1756 में, 23 जून 1757 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 में जो है यह क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजी शासक सेनापति जो था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सेनापति मीर जाफर ने क्या किया था? धोखे से सिराजुद्दीन दौला को पराजित कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में। तो हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में और अस्थि मज्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त कैसे हो जाता है? रक्त कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त कैसे होता है? लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन में जो है क्या पाया जाता है? हिमेटिन पाया जाता है। लौह युक्त यौगिक है। यह क्या होता है? लौह यौगिक जो क्या होता है? हिमेटिन होता है। हिमेटिन होता है। ठीक है, लौह यौगिक हिमेटिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किस में पाए जाते हैं? तो आरबीसी में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। शरीर में ताप अस्थायी को धारण करने वाले ग्रंथि का है। तो कौन सी है? पिनियान है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस है। यह जो है शरीर के ताप को अस्थायी को धारण करने में सहायक होती है। इसी हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस कैसी ग्रंथि है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो है हार्मोन्स को जो है नियंत्रित करता है। यही इसी के कारण क्या होता है? भूख प्यास ताप नियंत्रण और क्या होता है? प्यार घृणा सब क्या होता है? आदि का केंद्र कौन होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। तो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और जो है रक्तदाब, जल के उपापचय के जो है पसीना, गुस्सा
खुशी आदि को यह सब क्या करता है, हाइपोथैलेमस के ही द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।